नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप सब। मैं नवीन कुमार आपको अपना यूट्यूब चैनल इन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं फिर से क्यूज पर। देखिए पिछले एक दो क्लास आपका क्यूज का नहीं हो पाया था, कुछ टेक्निकल इशू था आपका स्टेडियम, इसके वजह से क्यूज आपका स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन आज से स्टार्ट हो चुका है। हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। इधर क्वेश्चन है, बताइए किसी समाज या राष्ट्र के प्रशासनिक संचालन के लिए प्रयुक्त नीतियाँ क्या कहलाती है? राजनीति कहलाती है। किसी समाज या राष्ट्र के प्रशासनिक संचालन के लिए प्रयुक्त नीतियाँ क्या कहलाती है? राजनीति कहलाती है। राजनीति कहलाती है। बताइए समाज या राष्ट्र के प्रशासन को चलाने के लिए प्रस्तुत ढांचा क्या कहलाता है? समाज या राष्ट्र को चलाने के लिए प्रस्तुत जो ढांचा होता है, प्रस्तुत ढांचा क्या कहलाता है? राज्य व्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? राज्य व्यवस्था कहलाता है। बताइए कि जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा निर्मित कानूनों एवं प्रचलित परंपराओं को समन्वय क्या कहलाता है? राज्य व्यवस्था कहलाता है। बिल्कुल सही है। जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा निर्मित कानूनों एवं प्रचलित परंपराओं को समन्वय क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था कहते हैं। बताइए कि राज्य व्यवस्था की प्रथम परिकल्पना कब हुई थी? 1953 में। राज्य व्यवस्था की प्रथम परिकल्पना 1953 में हुई थी। कब हुई थी? 1953 में हुई थी। बताइए कि राज्य व्यवस्था की प्रथम परिकल्पना प्रस्तुत करने वाली पुस्तक कौन सा था? पॉलिटिकल क्या था? द पॉलिटिकल सिस्टम। द पॉलिटिकल सिस्टम जो था राज्य व्यवस्था की प्रथम परिक्रमा करने वाला प्रस्तुत पुस्तक था। क्या था? द पॉलिटिकल सिस्टम। द पॉलिटिकल सिस्टम आपका था। बताइए द पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द पॉलिटिकल नामक जो पुस्तक था उसके लेखक कौन थे? बताइए। डेविड स्टान। कौन थे? डेविड स्टान। डेविड स्टान। चलिए ये बताइए कि बताइए राज्य व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निकाय कौन सा होता है? संविधान। राज्य व्यवस्था में जो होता है, जो प्रमुख निकाय होता है, या उसको हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान। बताइए जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा निर्मित कानूनों का संग्रह क्या कहलाता है? संविधान। जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा निर्मित हम कह सकते हैं कानूनों का संग्रह क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। ये बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1700। छोटा डेट 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। बताइए इसमें भारत ने किस पर शिकंजा कसा था? हाँ, किस पर शिकंजा कसा था भारत ने? बक्सर की 1764 ईस्वी के बाद भारत के शासन पर शिकंजा कसा था कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। भारत पर शिकंजा कसा था कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी ने कसा था। क्वेश्चन समझिएगा। भारत पर जो शिकंजा कसा था बक्सर की युद्ध यानी 1764 के बाद भारत पर शिकंजा कसा था कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। ठीक है। ये बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण के लिए समय समय पर कानून बनाया गया था। कौन बनाता था? मतलब समय समय जो कानून ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए समय समय कानून बनाया जाता था, तो कौन बनाता था? ब्रिटिश बनाता था। ब्रिटिश बनाता। ब्रिटिश के संसद जो था, जो समय समय पर क्या करता था? कानून को बनाता था। ब्रिटिश संसद के द्वारा समय समय पर पारित कानूनों को विकास की आधारशिला रखी। मतलब कौन रखा था? विकास की जो आधारशिला रखा था, कौन रखा था? भारतीय संविधान रखा था। कौन रखा था? भारतीय संविधान। बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन की, बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बताइए कि कितने समितियों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रशासन होता था? कितने समितियों के द्वारा? कितने समितियों के द्वारा? दो। यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रशासन होता था कितने? दो समितियों के द्वारा। कितने समिति के द्वारा? दो समिति के द्वारा। बताइए स्वामी मंडल थी, एक क्या थी? हाँ, स्वामी मंडल थी, एक क्या? एक विधायी संस्था थी। क्या थी? एक विधायी संस्था थी स्वामी मंडल। बताइए स्वामी मंडल के सदस्य थे कौन? सभी साझेदार, जितना भी उनका साझेदार था तो सभी उनका क्या था? सदस्य था। बताइए कानून, संविधान एवं अध्यादेश बनाने का अधिकार किसको जाता है? नहीं, स्वामी मंडल को जाता है। कानून, संविधान एवं अध्यादेश बनाने का अधिकार किसको जाता है? स्वामी मंडल को। किसको जाता है? स्वामी मंडल को जाता है। बताइए
एक होता है संचालन मंडल, ठीक है। तो बताइए कि संचालन मंडल में कितने सदस्य थे? 24। कितने थे? 24, ठीक है। संचालन मंडल में कितने सदस्य थे? 24 सदस्य थे। अच्छा बताइए कि संचालन मंडल थी क्या, मतलब क्या थे कि संचालन मंडल को क्या कहते हैं? संचालन मंडल को हम किस नाम से जानते हैं? कार्यकारी संस्था के रूप में जाने जाता था। क्या जाता था? कार्यकारी संस्था, यानी कार्य करने वाली जो संस्था होती है उसे कार्यकारी संस्था करते हैं, तो कार्यकारी संस्था के रूप में माना जाता था। बताइए कि स्वामी मंडल के द्वारा निर्मित कानून को लागू करवाना एक प्रमुख कार्य था। किसका कार्य था? जो स्वामी मंडल के जो कह सकते हैं द्वारा निर्मित जो कानून था उसे लागू करवाने का जो प्रमुख कार्य किसका था? संचालक मंडल को था। जो उसका संचालक मंडल था उसको एक कार्य था कि जो स्वामी मंडल के द्वारा निर्मित जो कानून है उसको पालन करवाना उसका काम था। किसको काम था? संचालन मंडल का। किसको? संचालन मंडल का। चलिए बताइए कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग ने सृजित किया था। कब? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, हाँ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग ने सृजित किया था। कब? 1772 ईस्वी में। कब किया था? 1772 ईस्वी में। क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग ने सृजित किया था। कब? 1772 में, ठीक है। अब बताइए कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया था? 1773, बिल्कुल सही है। बताइए 1772 ईस्वी में एक गुप्त समिति का गठन किया था, मतलब किसने किया था? किसने किया था? लॉर्ड नार्थो ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड नार्थो ने। जो 1772 ईस्वी में गुप्त समिति का गठन किया था। गुप्त समिति में जो किसने गठन किया था? लॉर्ड नार्थो किया था। बताइए कंपनी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के कारण होने वाले नुकसान का आकलन कौन करता था? कंपनी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के जो कंपनी था उसमें कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के कारण जो लॉस होता था उसका हम कह सकते हैं कि उसका जो है मतलब कहने का मतलब कि नियंत्रण कौन करता था? कौन करता था? गुप्त समिति करता था। जो गुप्त समिति था उसका एक काम था। उसका क्या काम था? जो उसके द्वारा जो लॉस किया जाता था उस पर नियंत्रण करना, उसको देखरेख करना गुप्त समिति का काम था। चलिए उपयुक्त गुप्त समिति के प्रतिवेदन पर अस्तित्व में आया था कौन? मतलब कब आया था? उपयुक्त गुप्त समिति के प्रतिवेदन पर अस्तित्व में आया था। कब आया था? 1773 में क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट के समय में 1773 ईस्वी में। अच्छा बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ था कहाँ? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय, क्वेश्चन समझिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ था किसका? कौन सा देश का संसदीय नियंत्रण यहाँ स्थापित हुआ था? ब्रिटिश का, इंग्लैंड का। इसका आंसर है हुआ ब्रिटिश या इंग्लैंड। बताइए व्यापार पर सभी सूचनाएं देना सुनिश्चित किया गया किसको? ब्रिटिश का नहीं, व्यापार पर सभी सूचनाएं देना सुनिश्चित किया, मैंने व्यापार पर जो भी सूचनाएं था वो देने का सुनिश्चित किया किसको? क्राउन को किया गया था। क्राउन को। बंगाल का गवर्नर कह सकते हैं। बताइए कि पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का मान्यता मिली किसको? प्रशासनिक और राजनीतिक और दोनों का मान्यता मिला था पहली बार। किसको मिला था? नहीं, कंपनी को मिला था सबसे पहली बार। किसको मिला था? कंपनी को मिला था। चलिए बताइए कि इस एक्ट के द्वारा किस चीज़ का नींव रखी थी? इस कह सकते हैं इस एक्ट के द्वारा जो हम कह सकते हैं नींव रखी, तो मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किसका नींव रखा गया था? ऐसे आप लोग बोलिए। ऐसे तो बनल था उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हुआ था। केंद्रीय प्रशासन के लिए रखा था। केंद्रीय प्रशासन के लिए। बताइए कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक सरकार की स्थापना की गई जिसका संचालन होता था किसके द्वारा? नहीं, गवर्नर जनरल उसी परिषद के द्वारा। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक सरकार की स्थापना की गई जिसका संचालन होता था गवर्नर जनरल एवं क्या उनकी परिषद के द्वारा। अच्छा बताइए गवर्नर जनरल सहित परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4। गवर्नर जनरल सहित परिषद में सदस्यों की संख्या 5 थी। गवर्नर जनरल को छोड़ा दिया जाए तो 4 सदस्य, बाकी गवर्नर जनरल सहित अगर आपसे पूछा जाए तो उसमें कुल 5 सदस्य थे।
बताइए गवर्नर जनरल कार्यकाल मतलब कितना दिन का होता था? 6 वर्ष। गवर्नर जनरल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। 5 इनका सदस्य भी और 5 वर्ष का इनका क्या कार्यकाल भी। कार्यकाल भी बताइए मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों तथा इनके गवर्नरों के अधीन कर दिया गया किसको? कलकत्ता कहते हैं। हाँ, कलकत्ता प्रेसिडेंसी एवं गवर्नर जनरल के। कलकत्ता प्रेसिडेंसी एवं गवर्नर जनरल को। अच्छा बताइए ना कि कितना ईस्वी में, ऐसे बताइए ना कि 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था कहाँ? कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता कलकत्ता में हुआ था। हाँ, रेगुलेटरी एक्ट के तहत उनका स्थापना किया गया था। बताइए कोलकाता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता थी किसके पास? मतलब जो कलकत्ता में जो हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो स्थापना हुआ था, मतलब किसका अधिकारिता थे? कौन कौन सा राज्य का? कोलकाता हो जाएगा, नहीं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक का ही था। बंगाल, बिहार और क्वेश्चन है कोलकाता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता थी किस किस राज्य की? मतलब किस किस राज्य तक हम कह सकते हैं? किस किस राज्य बिहार, तक? उड़ीसा और नहीं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। वहाँ सुनवाई होता था, मतलब उसे थी मतलब लेकिन वहाँ तक निर्धारित था। कहाँ तक? बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक। बताइए एक मुख्य एवं 3 अन्य न्यायाधीश थे, कहाँ हुआ करते थे? एक न्यायाधीश है, 3 अन्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में। किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रथम मुख्य न्यायाधीश था क्या था? सर एलिजा इम्पे। ठीक है। बताइए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पर पारित हुआ था, उस अवधि में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? रेगुलेटिंग है 1773 जब पारित हो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड नार्थो। रेगुलेटिंग के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड नार्थो। बताइए कंपनी के कर्मचारियों के प्रतिबंधित कर दिया गया किससे? जो कंपनी का जो कर्मचारी था उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। किस चीज़ से प्रतिबंधित? मतलब उसको रोक लगा दिया। प्रतिबंधित मतलब रोक। व्यापार से, निजी व्यापार से क्या किया गया था? उसको रोक लगा दिया गया था। क्या किया था? उसको रोक लगा दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ब्रिटिश सरकार को सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया। किस मामले पर? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ब्रिटिश सरकार को सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया। माने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ब्रिटिश सरकार को सूचना देना अनिवार्य है। किस किस क्षेत्र में? राजस्व के क्षेत्र में, नागरिक एवं सैन्य मामले में। राजस्व में, नागरिक में, सैन्य मामले में जो भी सूचना होता था उसमें सरकार को आप क्या करना था? सूचना देना अनिवार्य था। ब्रिटिश सरकार को अनिवार्य था देना। राजस्व में, नागरिक में और प्रशासनिक में। राजस्व में राज्य में कुछ हुआ, उसमें नागरिक में कुछ हुआ, या कह सकते हैं प्रशासन के थ्रू कोई भी कार्य हुआ तो उसमें सूचना आपको देना अनिवार्य है। और ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर सशक्त नियंत्रण स्थापित कब हुआ था? किसके माध्यम से हुआ था? ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर सशक्त नियंत्रण स्थापित हो गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से। किसके? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से। चलिए बताइए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। हम ये बोल रहे हैं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं किसको? इसी को रेगुलेटिंग एक्ट को कहते हैं। नहीं, पीस इंडिया एक्ट को कहते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसको कहते हैं? पीस इंडिया एक्ट को। आप बताइए कि एक्ट ऑफ रिलेटिव जब पीस इंडिया एक्ट को कहते हैं तो पीस इंडिया एक्ट का मतलब कह सकते हैं कि स्थापना, गठन या फिर 1781 नहीं बल्कि 1700। अगर देखिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोले, पीस इंडिया एक्ट बोले 1773 नहीं, एक ही हुआ दोनों बातें ना। जैसे देखिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं किसको? पीस इंडिया एक्ट को। तो दोनों एक ही बात हुई ना। तो इसका जो है 1784 ईस्वी में, 1784 में पीस इंडिया एक्ट द्वारा भारत में लागू हुआ था क्या? पीस इंडिया एक्ट। हाँ,
दोहरा प्रशासन भारत में लागू हुआ था। क्या हुआ था? दोहरा प्रशासन। पीयूष इंडिया एक्ट के द्वारा भारत में दोहरा प्रशासन लागू हुआ था। चलिए बताइए, राजनीतिक मामले के लिए स्थापित हुआ था क्या? मैंने राजनीतिक मामले के लिए क्या स्थापित हुआ था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और राजनीतिक मामले के लिए क्या हुआ था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्ट नहीं, देखिए बताते हैं। पीयूष इंडिया एक्ट बताइए कि राजनीतिक मामले के लिए क्या हुआ था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। राजनीतिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बताइए, व्यापारिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्ट। व्यापार के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्ट। व्यापार के लिए राजनीति के लिए हाँ, राजनीति के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और व्यापार के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्ट। ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्ट सभी आज्ञाओं को मानने का बाध्य था। किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्ट सभी आज्ञाओं को मानने का बाध्य था। मैंने सभी आज्ञा को मानने का बाध्य था। किसको? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। मैंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो भी आज्ञा था ना, उसको मानने का मैंने क्या था? ये था किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्ट को। चलिए बताइए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सभी सदस्यों की नियुक्ति करता था कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो सभी कौन करता था? कौन करता था? ब्रिटिश सम्राट। ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिश सरकार भी कह सकते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जितना भी सदस्य था उसका गठन करना कौन करता था? ब्रिटिश सरकार अपने अधीन था। बताइए, सदस्य संख्या 4 से घटकर 3 कर दी गई थी। मतलब कहाँ पे? मैं किसको? जैसे सदस्य की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया था। किसको? गवर्नर जनरल के परिषद की। गवर्नर जनरल की जो परिषद था उसमें सदस्य की संख्या 4 था, लेकिन वो घंटा कितना करता था? 3 कर दिया गया था। बताइए, मद्रास में बम्बई में गवर्नरों की सहायता के लिए गठित किया गया था क्या? मद्रास एवं बम्बई के गवर्नरों की सहायता के लिए गठित क्या किया गया था? 3 सदस्यीय परिषद गठित किया गया था। क्या किया था? 3 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। किसके लिए? मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर की सहायता के लिए। मद्रास और बम्बई के सहायता के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था। परिषद का गठन किया गया था। टीम बोलिए, परिषद बोलिए। आप बताइए, भारत में कंपनी अधिकृत प्रदेशों में पहली बार नाम दिया गया था किसको? भारत में कंपनी अधिकृत प्रदेशों को पहली बार नाम दिया गया था ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। भारत में कंपनी के कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण का अधिकार सौंपा था किसको? ब्रिटिश सरकार को। क्वेश्चन है, भारत में कंपनी के कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण का अधिकार सौंपा ब्रिटिश सरकार को। भारत में जो भी कंपनी में कार्य हो रहा था उसे जो हम कह सकते हैं पूर्ण नियंत्रण का अधिकार। पूर्ण नियंत्रण का अधिकार किसको? ब्रिटिश सरकार को सौंपा था। बताइए, भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए कोर्ट गठित हुआ था। कहाँ हुआ था? नहीं, इंग्लैंड में हुआ था। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए कोर्ट में, जैसे भारत में जो भी अंग्रेज अधिकारी था उसका अगर कोई कुछ घटना करता है या गलती करता है, उसका कोर्ट होता था कहाँ? इंग्लैंड में होता था। वाणिज्य एवं राजनीतिक कार्य को अलग कर दिया था। किसने कर दिया था? वाणिज्य एवं राजनीतिक कार्य को अलग कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वाणिज्य एवं राजनीतिक कार्य क्या किया था? अलग कर दिया गया था। अच्छा, बता दीजिए कि चार्टर अधिनियम कब लागू हुआ था? गलत है। चार्टर अधिनियम 1793 में कब हुआ था? चार्टर अधिनियम 1793 में। ठीक है। अब बताइए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सदस्यों एवं स्टाफ में भारतीय राजस्व से वेतन देना आरंभ किया गया जो जारी रहा कब तक? मैंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जितना भी सदस्य था उसे भारतीय राजस्व, हमने भारत को राजस्व के द्वारा उसको वेतन प्रदान किया गया था। कंट्रोल करता था ब्रिटिश सरकार, लेकिन भारत उसको क्या करता? वेतन को प्रदान करता था। तो कब तक उसको मैंने दिया गया था? नहीं, 1919 तक। 1919 तक। 1919 में कौन सी घटना हुआ था? जेम्स फोर्ड। 1919 में जेम्स फोर्ड। हर प्रांत का शासन हाथ में दिया गया किसको? हर प्रांत का शासन हाँ, ब्रिटिश सरकार को। सब परिषद गवर्नर को। सब परिषद गवर्नर को।
बताइए कंपनी का अधिकार पत्र बढ़ा दिया गया कब? बढ़ा दिया गया हाँ, कंपनी का अधिकार पत्र बढ़ा दिया गया 1813 ईस्वी का। नहीं, कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? 20 वर्ष के लिए। 20 वर्ष के लिए। तो चार्टर अधिनियम 1813 भी है। 13 दवाई ना, हाँ, 13 के तहत तो बढ़ा अब 70 अब जो बढ़ाया तो कह सकते हैं इस चार्टर अधिनियम 1793 93 के बाद 13 वाला है। चार्टर अधिनियम 2 है 1793 ठीक है एगो 1813 तो 20 बढ़ाया, 20 बढ़ाया ना, 20 साल बढ़ाया। तो 20 बढ़ाया था 13। हाँ, 1813 वाला ध्यान है। कंपनी का अधिकार जब 20 वर्ष बढ़ाया गया तो चार्टर अधिनियम क्या हुआ तो 20 वर्ष बढ़ गया था। हाँ ठीक है। फिर बढ़ाएगा तो फिर हाँ, व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया किसका? 1800 चीन वाला है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का। कंपनी का व्यापार। मतलब चार्टर, हाँ यहाँ समझिएगा, चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी में जब हुआ था तो उसमें व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया था। किसका अधिकार समाप्त हो गया था? ब्रिटिश का। ईस्ट इंडिया कंपनी का। बताइए भारतीय व्यापार सभी नागरिकों को के लिए खोल दिया गया था। भारतीय व्यापार सभी नागरिकों के लिए खोल दिया गया था। कहाँ? इंग्लैंड के। इंग्लैंड के। भारतीय व्यापार सभी नागरिकों के लिए, भारतीय व्यापार सभी नागरिकों को खोल दिया गया था इंग्लैंड के। मतलब व्यापार जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एकाधिकार बनाया था वो कौन सा था? चाय चीनी वंशील। चाय चीनी को छोड़ के बंद कर दिया। व्यापार जिन पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना रहा, चाय चीनी और सिल्क पर। चाय चीनी और सिल्क पर। भारत में धर्म प्रचार के लिए आने की सुविधा दी गई थी। 1813 1800 किसको? मिशनरियों को, ईसाई मिशनरियों को। भारत में धर्म प्रचार के लिए आने की सुविधा दी गई थी ईसाई मिशनरियों को। 1813 के। पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए व्यवस्था की गई थी। 1813 ना कितना रुपया? 1 लाख रुपया। हाँ, पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए व्यवस्था की गई थी 1 लाख की। रुपया, वही 1813। हाँ, पहली बार भारत में संवैधानिक की स्थिति को स्पष्ट किया गया था। किस क्षेत्र में? ब्रिटिश के क्षेत्र में। ब्रिटिश के क्षेत्र में। 1813 खत्म कर देते। अच्छा, 2 है तो बताइए 1833 में गठित की गई थी। क्या 1823 में क्या गठित किया गया था? 1823 में तो न पता है, मुझे बताइए। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। बताइए ना कि उपयुक्त कमेटी के प्रति वर्ष 1 लाख रुपए देने की जिम्मेवारी थी। किस चीज़ पर देने की जिम्मेवारी थी? शिक्षा पर दिया गया था। बताइए 10 उपयुक्त 10 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष था कौन? कौन था? सितवाड़ का। नहीं, लॉर्ड मैकाले था। 10 सदस्यीय समिति गठित किया था, उसका कौन था? मैकाले था। भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया किसको? अंग्रेज को। अंग्रेज को मान लिया गया। ठीक है। इतिहास, इतिहास मॉडर्न पढ़िए समझ आएगा। सब मजा आता है। बताइए पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी? 4.8 मिलियन अरब मिलियन 4.8 अरब वर्ष मिलियन पूर्व। पूर्व क्या? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? 3.5 अरब पूर्व। 3.5 अरब पूर्व। बताइए कि पृथ्वी पर प्रथम जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? कहाँ हुई थी? जल में, समुद्री जल में। समुद्री जल में। बताइए पृथ्वी की अंतिम महाकल्प था कौन सा? कौन सा था? नूतनजीवी महाकल्प। बताइए कि नूतनजीवी महाकल्प का आरंभ कब हुआ था? 3.5 से 2 करोड़ वर्ष पूर्व तक। ठीक है। नूतनजीवी महाकल्प आरंभ हुआ था कब? 3.5 से 2 करोड़ वर्ष पूर्व तक। बताइए मानव का आदि पूर्वज क्या था? हाँ, ऑस्ट्रेलियोलिथेकस। ऑस्ट्रेलियोलिथेकस। बताइए ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का उद्भव हुआ था कब? 2 करोड़ वर्ष पूर्व। 2 करोड़ वर्ष पूर्व। बताइए मानव जीवन का आरंभ हुआ था कब? 42 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है, 42 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। प्रारंभिक मानव में जीवाश्म पाए गए हैं किससे? किससे हुआ? प्रारंभिक मानव जीवाश्म पाए गए हैं किससे? अफ्रीका से। किससे? अफ्रीका से। अफ्रीका से। बताइए मानव अपने वर्तमान स्वरूप में आया कब? 50 वर्ष। मानव अपने वर्तमान स्वरूप में आया था कब? 50,000 वर्ष पूर्व। अच्छा बताइए आधुनिक मानव का नजदीकी पूर्वज कौन था? बंदर नहीं, क्रोमैग्नान।
आधुनिक मानव है क्या? आधुनिक मानव किसको कहते हैं? हेमोसेपियंस को, हेमोसेपियंस को। अच्छा, मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, और आधुनिक मानव तो वही वैज्ञानिक नाम हुआ ना। चलिए, आरंभिक मानव से लेकर अभी तक सभ्यता के विकास की बताइए चरणबद्ध कहानी क्या है, क्या कहलाता है? आधुनिक मानव से लेकर अभी तक सभ्यता के विकास की चरणबद्ध क्या कहलाता है? इतिहास यानी हिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, इतिहास लेखन सर्वप्रथम आरंभ हुआ था किसके काल में? यूनान के काल में। बताइए सर्वप्रथम हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री शब्द का उपयोग कब हुआ, किसने किया था? हेरोडोटस ने। अच्छा बताइए कि हेरोडोटस कहाँ का था? यूनान का था। कहाँ का था? यूनान का। ये बताइए हमको आप, इतिहास का जनक हेरोडोटस, जनक पिता सब यही है, हेरोडोटस ही हैं। अच्छा बताइए कि प्रथम विश्व का इतिहासकार किसे माना जाता है? विश्व का इतिहासकार हेरोडोटस को। ठीक है, हेरोडोटस को, बिल्कुल सही है। हेरोडोटस को क्या मानता है? विश्व का इतिहासकार माना जाता है। ठीक, किसको? हेरोडोटस को। बताइए अध्ययन स्रोत के आधार पर इतिहास कितने संस्कृतियों में विभाजित किया गया था? कितने में? 3। चलिए बताइए कि आरंभ से 1945 तक भारत छोड़कर शेष विश्व के इतिहास का अध्ययन किया, क्या कहलाता है? आरंभ से 1945 तक, आरंभ से यानी शुरू से 1945 तक भारत छोड़ो, अब भारत छोड़कर शेष विश्व के इतिहास का अध्ययन क्या कहलाता है? विश्व इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? विश्व इतिहास कहलाता है। आरंभ से 1947 तक भारत का इतिहास पढ़ा जाता था, किस में? भारतीय इतिहास में। शुरू से 1945 तक में, आरंभ से 45 तक किसे पढ़ा जाता है? भारतीय इतिहास। सॉरी, आरंभ से 1947 तक, सॉरी 1947, आरंभ से 1947 तक भारतीय इतिहास है। बताइए अध्ययन में सुविधा के लिए भारतीय इतिहास को बांटा गया कितने खंड में? 4 में। अध्ययन की सुविधा के लिए, मतलब पढ़ने की सुविधा के लिए इतिहास कितने भाग में? 4 कालखंड में विभाजित किया गया है। अच्छा बताइए कि जो 4 कार्यकाल था वो कब से कब तक था? प्राचीन भारत कालकाल कब से कब तक था? हाँ बताते हैं 2500 से 2100 से 2500 का है। नहीं 2500 से 2.5 लाख से 1200 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, मध्यकालीन भारत 1200 से 1739 तक, 1200 से 1739 मध्यकालीन भारत 1200 से 1739 तक। आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया 1739 से 1857 तक। 1857। हाँ, अब बताइए कि 1739 1757 जो आधुनिक भारत। अब बताइए राष्ट्रीय आंदोलन कब? 1857 से 1947। 1900 तो बताइए कि 1857 में क्या हुआ था? ये तो हुआ था प्लासी के युद्ध 1857 में हुआ था। अरे सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह। अच्छा 1857 सैनिक विद्रोह, तो 1757 में प्लासी का युद्ध। अच्छा बताइए कि बक्सर का युद्ध। आप बताइए खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। 1527। बताइए पानीपत की तृतीय युद्ध। 1761। प्रथम युद्ध 1526। द्वितीय युद्ध 1556। अब ये बताइए 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर। अब ये बताइए कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। आप ये बताइए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। अच्छा 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध। चलिए, ठीक है। संधि ना संधि को देखो। बताइए विक्रम संवत कब कितना ईसा पूर्व? 58 ईसा पूर्व। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व। शक संवत 78 ईसा पूर्व। शक संवत 78 ईसा पूर्व। शक संवत 78 ईसा पूर्व। गुप्त संवत 319 से 320। 319 से 320। शक संवत
शक संबत 319 शक संबत 319 शक संबत। गलती बोल रहा है। शक उल्टा ना हो। शाक वाला नहीं था, गुप्त वाला। गुप्त वाला होता ना। गुप्त गुप्त संबत। ना, हाँ, इससे- नहीं बाबू, शक संबत है आपका, हम सॉरी 78, हाँ शक संबत 78, गुप्त संबत 319 से 320 हाँ हाँ ठीक है, गुप्त संबत 319 से गुप्त संबत फिर से देखिएगा एक बार। विक्रम संबत 58 ईसा पूर्व। विक्रम संबत 58 ईसा पूर्व, विक्रम संबत 58 ईसा पूर्व, और शक संबत 78 शक संबत 78 ईसा पूर्व, गुप्त संबत 319 319 ईसा पूर्व, गुप्त संबत 319 ईसा पूर्व, गुप्त संबत 300। बताइए कि हिजरी संबत 622 622 हिजरी संबत 622। बताइए होगा एकरा में। हाँ, ये सब। हाँ ईस्वी सब 319 ईस्वी है, हाँ। 78 ये खाली पूर्व है 78 वाला, 58 बाकी सब तो ईस्वी हाँ सब ईस्वी है। अच्छा बताइए कि इलाही संबत 622 नहीं, 1583 इलाही हाँ इलाही संबत 1583 ईस्वी से, ठीक है। 83 बताइए शक संबत का प्रतिपादन किया गया था कब, किसने किया था? शक संबत कनिष्क ने। हाँ। शक संबत को प्रतिपादन किसने किया? कनिष्क ने किया था। अब विक्रम संबत का प्रतिपादन विक्रम संबत विक्रमादित्य विक्रम संबत विक्रमादित्य किसे? विक्रमादित्य को क्या किस नाम जाना था? उज्जैन चंद्रगुप्त द्वितीय उज्जैन ना, नहीं जगह चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को। जी। अच्छा ठीक है। तो गुप्त संबत का प्रतिपादन किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा बताइए हजरत मोहब्बत ने मक्का से मदीना जाने के दिन में आरंभ हुआ था 622 हिजरी समान किसमें? हिजरी संबत हिजरी संबत हाँ। बताइए ग्रेगोरियन कैलेंडर जारी करने वाला यूनानी कौन था? पोप ग्रेगरी। पोप ग्रेगरी कौन? पोप ग्रेगरी। कौन? पोप ग्रेगरी। पोप ग्रेगरी, ठीक है। इलाही संबत का प्रतिपादन 1583 अकबर अकबर। इलाही संबत का अकबर चलिए बताइए निर्जीवों के की प्राचीनता का पता लगाने किस विधि का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग। निर्जीव को प्राचीनता का पता लगाने के लिए यूरेनियम डेटिंग का। बताइए कि C14 की अर्ध आयु क्या होती है? कार्बन डेटिंग अर्ध आयु कितना वर्ष? कार्बन 14 से अरे कार्बन 14 की अर्ध आयु हाफ लाइफ होती है 5568 वर्ष 5568 वर्ष। चट्टानों की प्राचीनता को जानने की विधि क्या कहलाते हैं? रूबिडियम विखंडन। चट्टानों की प्राचीनता की जानने की विधि रूबिडियम विखंडन। बताइए सिक्कों का अध्ययन नहीं न्यूमियोजेस्टिक्स न्यूमियोजेस्टिक्स में किसमें? न्यूमियोजेस्टिक्स में न्यूमियोजेस्टिक्स में खोल दीजिए ना बोला न्यूमियोजेस्टिक्स में शिलाखों का अध्ययन शिलाखों का एपी शिलाखों का अध्ययन एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी पैलियोग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन पैलियोग्राफी एपिग्राफी नहीं। शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी। अच्छा हाँ सही हाँ शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी, ठीक है। और अभिलेखों का अध्ययन पैलियोग्राफी। इतिहास अध्ययन में सर्वाधिक प्रमाणिक है क्या? पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। सूत्र पूछ दें। शुरू से करिए ना। शुरू से पूछा उल्टा है अच्छा ठीक है। अच्छा सूत्र पूरा सूत्र पूछ दें। चलिए ठीक है। चलिए चुनना CO कैल्शियम ऑक्साइड CaO। बताइए कि भारी हाइड्रोजन D2 भारी हाइड्रोजन D2 और भारी जल D2O डाइट्रस ऑक्साइड ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। बताइए सोल अमोनिक
NH4Cl सोम सोल अमोनिक NH साधन से भी है। हाँ कास्टिक सोडा NaOH NaOH कास्टिक सोडा NaOH सोडा लाइम सोडा लाइम हाँ N सोडा लाइम NaOHCaO NaOHCaO सोडा लाइम NaOHCaO भारी जल D2O D2O भारी जल D2O रेड लेड PB3O4 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 हास्य गैस N2O N2O नाइट्रस ऑक्साइड बताइए क्यूक सिल्वर पारा Hg क्यूक सिल्वर Hg पारा Hg ठीक है अब फॉस्फिन PH3 फॉस्फिन PH3 पेरिस प्लास्टर CSO4 में CaSO4 CaSO4 हाफ H2O ठीक है अच्छा वो एक और वो करो। CaSO4 इंटू 2 CaSO4 के 2 फिर H2O ठीक है ओजोन O3 साधारण नमक संगमरमर CaSO3 बताइए आर्सिन आर्सिन ASH3 बताइए लिथार्ज PBO लिथार्ज डाइबोरन B2H6 बताइए सीमेंटाइट Fe3C व्यंजक चूर्ण CaOCl2 ठीक है मार्क्स गैस CH4 मीटर हाँ मार्क्स गैस CH4 मीथेन वेरिक अम्ल हाँ H3BO3 खाने का सोडा नहीं NaHCO3 खाने वाला सोडा NaCO3 जिप्सम नहीं हाफ नहीं CaSO4 2H2O ठीक है कास्टिक सोडा KOH कास्टिक सोडा बताइए कैलोमल हाँ Hg2Cl2 हाइपो Na2H2O3 into 5H2O Na2H3O3 5H2O द फ्रियन हाँ CF2Cl2 हाइड्रोलिथ CaH2 हाइड्रोलिथ CaH2 वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2 वॉशिंग सोडा द क्यूक लाइम CaO बताइए क्वाटार्ज SI ठीक है क्वाटार्ज SiO2 ठीक है बताइए बोरेक्स Na2B4O7 10H2O ठीक है चलिए बताइए आप लोग चिली सल्फिटर NaNO3 चिली सल्फिटर NaNO3 बताइए रोसली लवण सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट अच्छा बताइए आप लोग कि मीनियम PB3O4 शुरू से पूछ दीजिएगा अरे नहीं होगा बाकी रिवाइजिंग हो जाना सब कुछ की आवश्यकता है सब कुछ तो पृथ्वी में पाए जाने वाले कितने तत्व पाए जाते हैं बताइए 118 तत्व देखिए यही सब कुछ बारीकी से जानकारी लेनी है तो कोई छोड़ कर चलिएगा तो फिर समस्या होगी पृथ्वी में कुल मिलाकर 10 तत्व पाए जाते हैं कितना 10 गो जो प्रमुख है पृथ्वी में 10 गो तत्व है प्रमुख रूप से समझ गए ना प्रमुख कितने तत्व 10 गो बताइए ऑक्सीजन पहला है ऑक्सीजन
तो कितना परसेंट ऑक्सीजन पाया जाता है? नहीं 21%। नहीं वो तो वायुमंडल में 21% पाया है। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, हमने पृथ्वी पर बात कर रहे हैं, पृथ्वी पर उसमें 46.6%, 46.6%। बताइए दूसरा है सिलिकॉन पाया जाता है, कितना परसेंट? 27.72%, 27.72% सिलिकॉन 72। बताइए एल्युमिनियम, 27 एल्युमिनियम 8.13%। हाँ एल्युमिनियम 8.13। लोहा 5%, 5%। लोहा 5%। बताइए। पाँचवा है कैल्शियम 3.6%, 3.6%। सोडियम 2.83%, 2.8। पोटेशियम हाँ 2.59, 2.59%। आठवां है मैग्नीशियम 2.09%। टिटेनियम 0.44%। और 10वां है हाइड्रोजन 0.14%, 0.1%। इस प्रकार से काफ़ी इसमें प्रश्न भी हैं। बताइए तत्व मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? अकार्बनिक, धातु और धातु, धातु और अधातु। अधातु। बताइए कि तन्यता, अर्धनन्यता, उच्च तन्यता, सार्थ और सुदृढ़ता आदि अणु ये सब गुण होते हैं किस में? तन्यता अधिक होता है, अधन्यता होता है, चालकता होता है, किस में होता है? धातु में। जिन तत्वों में धातुओं के गुण नहीं होते क्या कहलाते हैं? अधातु। अधातु। जगह में गुण ना है तो वह धातु हुआ। गंधक, फास्फोरस, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि किसका उदाहरण है? धातु के ना। अधातु। इसमें कोई गुण है? इसमें चालकता का गुण है? इसमें उच्च तनन का गुण है, समर्थ का गुण है? नहीं ना। गंधक, फास्फोरस, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब अधातु है। ठीक है। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात को रासायनिक संयोग से बनता है, क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। कंपाउंड ना, यौगिक कंपाउंड कहलाता है। यौगिक होता है कैसा पदार्थ? यौगिक एक शुद्ध पदार्थ होता है। क्या होता है? शुद्ध पदार्थ होता है। और मिश्रण अशुद्ध पदार्थ होता है। मिश्रण अशुद्ध पदार्थ होता है। अच्छा, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों में किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? मिश्रण बनता है। मिश्रण कहलाता है। अब मिश्रण होता है कैसा? एक अशुद्ध पदार्थ। ठीक है। बताइए समांग मिश्रण तथा विषमांग मिश्रण किसका प्रकार है? मिश्रण का। मिश्रण का दो प्रकार है, समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण किसको कहते हैं? इसमें समान चीज मिला, समान चीज मिलाने पर दोनों मतलब लिक्विड फॉर्म होना चाहिए। बताइए कि कहता है कि वह मिश्रण जिसमें सभी भागों में अवयवों का अनुपात एक साथ रहता है समांग मिश्रण कहलाता है। जैसे हवा में गैसों का मिश्रण, पानी में नमक का मिश्रण, पानी में नमक व चीनी का मिश्रण आदि किसका है? ये समांग मिश्रण हुआ ना कि कोई भी पदार्थ को आप घोलते ना हैं तो उसी मात्रा में हो जाता है। समझ गए ना? तो समांग मिश्रण जैसे कह सकते हैं कि चीनी में हम नहीं, चीनी में पानी या नमक का घोल समांग मिश्रण। विषमांग मिश्रण में नहीं घुलता है। जैसे पानी में हाँ बालू का तो विषमांग मिश्रण। ठीक है। परमानंद बाल दे। चलिए बताइए ताप एवं दाब में परिवर्तन करके बदलती जाती है क्या कहलाती है? पदार्थ एवं दाब में परिवर्तन करके बदलती जाती क्या कहलाती है? पदार्थ की अवस्था कहलाती है। चलिए बताइए कि ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जल। ठीक है, पानी जल सही है। चलिए बताइए कि पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं हैं, कौन कौन सा? ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ जिसमें आकृति एवं आयतन होता है क्या कहलाता है? आकृति आयतन दोनों होता है। हाँ, ठोस, सॉलिड, ठोस कहलाता है। पदार्थ जिसका आयतन सुनिश्चित हो परंतु आकृति नहीं क्या कहलाता है? जल। उसका आयतन आयतन उसका लिमिट नहीं रहता है, अनिश्चित रहता है। हाँ, आकार अनिश्चित रहता है। ये बताइए कि
बताइए कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें न तो निश्चित आकृति होती है और न ही निश्चित आयतन होता है, क्या कहलाता है? गैसीय अवस्था। ठीक है। कोई पृष्ठ नहीं होता है, किसका? गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता है। आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, किसको? गैस को। आसानी से संपीड़ित किसको किया जाता है? गैस को। ऐसे ठोस पदार्थ जो गर्म करने पर द्रव बिना द्रव के रूप में परिणत हुए वाष्प में बदल जाते, क्या कहलाते हैं? कपूर आयोडीन। कपूर आयोडीन। उद्पातन। हाँ, उद्पातन। ऐसे पदार्थ जो केवल ठोस रूप में पाए जाते हैं, उनमें द्रव एवं वाष्प रूप नहीं होते, क्या कहलाते हैं? ठोस रूप में, खाली द्रव व वाष्प के रूप में ना। उदाहरण क्या है? लकड़ी या पत्थर ठोस रूप में पाया जाता है। लकड़ी को आप द्रव नहीं बना सकते हैं। ताप एवं दाब में परिवर्तन करने के बदलती जाते हैं, किसको? क्या कहलाती है? पदार्थ की अवस्था। चलिए, अच्छा एक बात और हम लोग बता दें यहाँ पर, सामान्य मानव शरीर में औसतन जो मात्रा होता है, किसकी चीज़ का मात्रा कितना होता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। हाँ, मानव में हम एक एक क्वेश्चन आपसे बोलेंगे, उसके बाद आप हमको आंसर दीजिएगा, ठीक है? बताइए ऑक्सीजन की मात्रा मानव शरीर में कितना होता है? 21%। नहीं 65%। कहाँ आप हैं? श्वासन में आप बोल रहे हैं, ये श्वासन में बोल रहे हैं। हम मानव शरीर में तत्वों में औसतन जो मात्रा होता है वो पूछ रहे हैं। तो बताइए ऑक्सीजन 65, ऑक्सीजन 65, कार्बन 18, कार्बन 18। बताइए कि हाइड्रोजन 10%, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 3%, नाइट्रोजन कैल्शियम 2%, पोटेशियम 0.35%, 0.35%, फास्फोरस 1%, फास्फोरस 1%, सोडियम 0.15%, ठीक है? क्लोरीन 0.15%, वो भी क्लोरीन और सोडियम दोनों। मैग्नीशियम 0.05%, लोहा 0.004%, अन्य तत्व 0.046%, सल्फर हंसी नहीं 0.25%, 0.25%, ठीक है? और कुछ है?